जब इस केस की मैं रिसर्च कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं किसी मूवी की स्टोरी पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल था कि मुझे 3 बार एक चीज़ को पढ़ना पड़ा या उसकी रिसर्च करनी पड़ी सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या जो मैं पढ़ रही हूँ सच भी है कि नहीं। और ये जो केस है ना, एक विच के बारे में, हिंदी में बोलूँ तो एक चुड़ैल के बारे में। एंड ये जो विच है, ये जो चुड़ैल है, ये जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि लंबे लंबे बाल हैं, बहुत बद्धी सी है, बुरी सी दिखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ब्राज़ीलियन इन्फ्लुएंसर है जो कि काफ़ी सुंदर है, मॉडल रह चुकी हैं, एक्टर हैं एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक्स भी हैं। और इनके जो एक्स हस्बैंड है वो एक मिलियनेयर है और क्रिप्टो ट्रेडर है। एंड ये मतलब इनके काफ़ी एलीट सर्कल में उठना बैठना है। सो ये कोई नॉर्मल विच नहीं है, ये एक एलीट विच है। एंड ये केस काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। बट ठीक है, अब केस पे आते हैं। ये जो स्टोरी है ये कैट टॉरस की है। अब ना कैट टॉरस के बचपन से चालू करते हैं। कैट टॉरस एक ऐसे घर में पली बड़ी हैं, पैदा हुई हैं, जहाँ पे ना किसी को किसी से मतलब नहीं है। हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में, या सिर्फ इंडियन हाउस होल्ड्स में नहीं, ज़्यादातर जगह पे भी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। उनको अपने बच्चे की हर एक एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसने खाना खाया नहीं खाया, वो सुबह किस टाइम उठा, क्या उसको टाइम पे दवाइयाँ मिल रही है, ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, कपड़े वो कैसे पहन रहा है, सब चीज़ से मतलब होता है। बट जो कैट टॉरस जिस घर में पैदा हुई थी वो एक ऐसा इन्वायरमेंट था कि जो उनके पेरेंट्स और जो उनकी बड़ी बहन है वो सब कई दिनों तक उन्हें अकेले छोड़ के चले जाते थे। और कैट के पास ना तो खाना होता था, ना उनके पास कोई प्रॉपर ऐसा मतलब कपड़े होते थे, ना पानी पी पा रही। मतलब उनका चाइल्डहुड इतना ज़्यादा बुरा है कि ऐसा लगेगा कि शायद कोई सौतेला माँ बाप भी अपने बच्चे के साथ, कोई सौतेले बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेगा। वैसा चाइल्डहुड था उनका, वो भी रियल पेरेंट्स के साथ, उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ। उनके साथ इतने अलग अलग तरीक़ों से गलत हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया, उनके साथ फिजिकली भी गलत करा गया, उनको नेग्लेक्ट भी करा गया, उनको अलग अलग तरीक़ों से टॉर्चर भी करा गया, मारा पीटा भी गया। उनका बचपन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एंड मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, बट आई थिंक जो कैट टॉरस एक इंसान बन के निकली है, वो 80% जो एक रीज़न है वो शायद उनका बचपन भी है। क्योंकि जो हमारे बचपन होते हैं, जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जैसे वो जाते हैं ना वैसे ही हम इंसान बनते हैं। तो अगर मान लो अगर आपके बचपन में आपको ऐसी फीलिंग ज़्यादा आती है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो बड़े होकर आप एक ऐसा ही अडल्ट बनोगे जिसको ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इश्यूज़ होंगे, हमेशा से लगेगा कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करता, वैसे टाइप के आप एडल्ट बनोगे। पर अगर आप एक बहुत सिक्योर घर में पैदा हुए हो, वहाँ पे पले बड़े हो, तो आपको हमेशा लगेगा अरे मैं तो बेस्ट हूँ, मुझसे कोई क्यों प्यार नहीं करेगा। या आप बहुत एक मेंटली एक अच्छे एक बैलेंस्ड ह्यूमन बनते हो। बट कैट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उनका बचपन बहुत बुरा गया था। बट अपने बुरे बचपन के बावजूद भी कैट ने समवॉट सक्सेस पाई है लाइफ में। समवॉट का मतलब कैसे समझाऊँ? अब देखो, उनका बचपन काफ़ी बुरा था और वो काफ़ी गरीब परिवार में पली बड़ी थी। तो गरीब एज इन कि उनके पास कई दिनों तक खाना भी नहीं होता था, माँ बाप के पास खुद भी। और उनके जो माँ बाप भी थे ना, वो भी हमेशा नशे वगैरह में लगे रहते थे। तो वो गरीब भी थे, अपने बच्चों के लिए कुछ कंसर्न्ड भी नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि कैट के पास बहुत ज़्यादा हेल्प थी, पर फिर भी उन्होंने ऐसे एलीट सर्कल्स के अंदर उठना बैठना चालू करा जहाँ पे बिलियनर्स थे, एक्टर्स के बच्चे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे थे। बहुत उन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, बट समवेयर इन द जर्नी उन्होंने खुद को खो दिया। जब कैट एक सेंसिबल एज पे आई, जब वो अपने घर से मूव आउट कर सकती थी, तो उन्होंने अपने घर से शिफ्ट होके एक मॉडल बनने का डिसीजन लिया। क्योंकि कैट बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उनका फिगर अच्छा था, वो हाइट में थोड़ी सी ज़्यादा टॉल थी, वो सारे बॉक्सेस चेक करती थी जो एक मॉडल बनने के लिए चाहिए थे। एंड सो वो एक मॉडल बन गई। एंड बिकॉज वो ब्राज़ीलियन थी, तो उनके अंदर वो एथनिक वाला भी एक फैक्टर था कि सबको एक ऐसी ब्यूटी देखना पसंद था जिसके फीचर्स थोड़े ज़्यादा एनहांस्ड हो, ब्यूटीफुल हो, जिसमें भी कैट एक तरीके से एक बॉक्स को टिक आउट करती थी। कैट जब मॉडल बनी तो उनको ज़्यादातर ना स्विमवेयर के ही शूट्स मिलते थे। सो वो ज़्यादातर लॉन्जरे वगैरह में ही शूट्स करती थी, जिसके साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। उनको ना मॉडलिंग पसंद भी नहीं थी, और जिसकी वजह से जो उनका मॉडलिंग करियर था वो कुछ बहुत अच्छा भी नहीं था। उन्होंने कुछ कैंपेन्स करे हैं लॉरियल वगैरह के साथ, बट कभी भी कोई इतना बड़ा कैंपेन नहीं करा कि वो बिलबोर्ड पे आ रही हैं या कवर मैगजीन्स पे आ रही हैं या मैगजीन में भी आ रही है। वो हमेशा स्विमवेयर के लिए या कैटलॉग्स में ऐसे शूट्स में ही रही हैं। एंड जितनी मेरी रिसर्च रही है उसमें ये भी पता चलता है कि कैट कोई बहुत एक एक्सेप्शनल मॉडल थी भी नहीं, वो बहुत एवरेज थी।
बट वो बहुत सुंदर थी। जब वो मॉडलिंग कर रही थी तो उनको लगा कि यार दिस इज़ नॉट फॉर मी, बिकॉज एक तो मुझे ऐसे कपड़े पहनना नहीं पसंद, और प्लस ये जो मॉडलिंग का एक सर्कल है वो उन्हें अपने घर की बहुत याद दिलाता था। क्योंकि मॉडल्स का ये जो बिज़नेस है ना, ये इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि सब इंसान बहुत सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपनी सक्सेस से कंसर्न्ड होते हैं और उन्हें दूसरे की परवाह नहीं होती है। एंड वो मतलब अपना आगे बढ़ने के लिए दूसरे का नुकसान करने में कुछ ऐसा बुरा नहीं मानेंगे। एंड ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट एक पॉइंट तक। तो ये जो इंडस्ट्री थी वो उन्हें अपने घर की याद दिलाती थी, क्योंकि उनके घर में भी एक ऐसा ही एनवायरनमेंट था जहाँ पे सबको सिर्फ खुद से मतलब है, सब बहुत सेल्फिश हैं कि अगर कोई खाना बना भी रहा है तो अपने लिए बना रहा है, इसने खाना खाया है कि नहीं, किसी को परवाह भी नहीं थी। एंड फ्रैंकली कोई खिलाता भी नहीं था। सो जब इन्होंने ये कल्चर देखा तो इन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, मैं एक एक्टर बनती हूँ। अब जब वो इस ट्रांजिशन में थी, जब वो मॉडलिंग से अपने एक्टर वाली जर्नी में जा रही थी, तब ना कैट के बहुत ज़्यादा मीम्स वायरल हो रहे थे। ये जो मीम्स थे वो ऑफिस से रिलेटेड थे या जो भी ट्रेंड चलता था उनसे रिलेटेड थे, जिसकी वजह से कैट को थोड़ा सा पुश मिला। बट फिर भी इतना पुश नहीं मिला कि वो कोई एक बहुत लीड रोल को सिक्योर कर पाए या कोई बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग रोल को सिक्योर कर पाए। उन्होंने कुछ मूवीज़ में साइड कैरेक्टर्स का रोल करा है, वो भी मतलब स्प्लिट सेकंड के लिए, और एक मूवी के अंदर उन्होंने एक म्यूज़िक वीडियो में काम करा है। एंड कोई भी उनका जो एक्टिंग का करियर हो या मॉडलिंग का करियर हो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं था, वो बहुत एवरेज था। मतलब वो अपने लिए एक अच्छी लाइफ बना पा रही थी, बट स्टिल समहाउ वो सिर्फ अपने बिल्स तक पे कर पा रही थी, बिकॉज इतना पैसा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रही थी या बहुत सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। बट उनका इस सर्कल में रहने की वजह से ना एक ऐसा रास्ता खुल गया जहाँ पे वो ऐसे लोगों से मिल गई जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे। फॉर एग्जाम्पल, उनके फर्स्ट हस्बैंड से वो एक ऐसी पार्टी में मिली थी जहाँ पे बिलियनर्स के बच्चे हैं, एक्टर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, और वहीं पे उनके फर्स्ट हस्बैंड से उनकी मुलाकात हुई। सबसे पहले तो मैं आपको एक कैट का एक शॉर्ट इंट्रो देती हूँ कि कैट एक इन्फ्लुएंसर के साथ साथ और क्या क्या थी, एक ब्राजीलियन इन्फ्लुएंसर के साथ वो और क्या क्या थी। कैट एक विच है, एक मॉडल है, एक एक्टर है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक लाइफ कोच है, एक बिजनेस वुमेन है। मतलब इसके साथ साथ वो अभी इस टाइम करेंटली एक प्रिजनर भी है, क्योंकि वो ब्राजील के सबसे डेंजरस प्रिजन में है। व्हेन आई से डेंजरस, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आप जैसे मूवीज में देखते हो वैसा डेंजरस, मतलब एक लिविंग हेल। वो एक ऐसे प्रिजन में है जहाँ पे 18-18, 20-20 प्रिजनर्स को एक छोटे से सेल में भर दिया जाता है और उन्हें कई दिनों तक बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और वहाँ पे रैट्स हैं, कॉकरोचेस है, फीसीस की स्मेल है, कोई खिड़की नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, और उनको कई दिनों तक बाहर सनलाइट देखने भी नहीं दिया जा रहा या बाहर सेल से भी नहीं निकलने दे रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब ये इतना ज्यादा बुरा प्रिजन है, इतना ज्यादा खतरनाक लोगों के लिए जेल है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो गलत काम करते हैं उनको रखा जाता है। एंड फिर भी कैट को यहाँ रखा जा रहा है, क्योंकि कैट इतनी ज़्यादा अपनी जर्नी के एंड में इतना ज़्यादा गलत काम करने लग जाती है, विच इज़ अनबिलीवेबल। इसलिए मैं कह रही थी कि वो स्टोरी जैसा है, बट वील कम टू इट लेटर। तो आप समझ गए ना, कैट बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, पार्टी वाली, जिस पार्टी में वो जाती है जहाँ पर उन्हें अपने फर्स्ट हस्बैंड मिलते हैं, मुझे लगता है अगर मैं सिर्फ उस पार्टी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी ना तो वो खुद एक 2-3 घंटे की वीडियो बन सकती है, क्योंकि उस पार्टी के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं या ऐसी हैं कि आपको बिल्कुल सच में पागल कर सकती है। मतलब अगर एक वो स्टेटमेंट है ना कि वो आपका दिमाग खराब कर सकती है, वो इन्हीं सब्सटेंसेस के लिए आई बिलीव। ये जो पार्टी है वो कोई एक बिलियनर का बेटा ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, एंड इस पार्टी में आयोवास्का का यूज होता है। आयोवास्का ना कई कई जगहों पे एक मेडिकल हर्ब की तरह भी यूज होता है, बट वो लोग यूज करते हैं जिनको मतलब सालों का भी नहीं, सदियों का एक्सपीरियंस होता है, जिन्हें पता होता है कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए, जिन्हें पता होता है कैसे बनाना चाहिए, जिन्हें पता होता है कैसे कंज्यूम करना चाहिए, जिन्हें पता होता है कि कंज्यूम करने के बाद कैसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। बट क्योंकि कभी कभी ना लोग गलत ट्रेंड्स पकड़ लेते हैं, तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में एक ऐसा ट्रेंड चल गया है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, काफ़ी फेमस लोग, इन्फ्लुएंसर्स, सेलेब्स, ये आयोवास्का को कंज्यूम कर रहे हैं एज अ सब्सटेंस जो आपको हैलुसिनेट करवा सकता है, एक ट्रांस में भेज सकता है आपको, मतलब एक ऐसी रियलिटी में भेज सकता है जो है ही नहीं, मतलब सिर्फ एक डिल्यूजन में भेज सकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टी हुई थी ऑर्गेनाइज, वो एक बिलियनर के बेटे से हुई थी जो इसी चीज़ के लिए थी कि वो सब आयोवास्का ही कंज्यूम करने वाले थे एंड एक्सपीरियंस लेने वाले थे। सो एक्सपीरियंस कैसा होता है आयोवास्का का, जितना मेरे को रिसर्च करके पता चला है बेसिकली कि आपको लगता है कि आप अपने प्रेजेंट सेल्फ से कट के, मतलब आपकी सोल एकदम हाफ होके, स्प्लिट होके दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और आप अपने आप को एक
दूसरे इंसान की तरह देख पाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा ईविल थॉट से कंज्यूम हो जाते हो कि कई सालों तक आप उसी ईविल पर्सनैलिटी के साथ रह जाते हो। कई लोगों ने बोला है कि आयोवास्का को कंज्यूम करने के बाद उनको ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने जो उनका पुराना सेल्फ था, उनकी जो रियल ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी, उसे पूरी तरीके से खो दिया है। कई लोग एक्चुअल मेंटल इंस्टीट्यूट्स में भर्ती हो चुके हैं क्योंकि वो जो उसका इफ़ेक्ट था उनके ब्रेन पे, वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, इतना ज़्यादा इम्पैक्टिंग था कि वो सालों तक मतलब ठीक ही नहीं हो पाए। उनको लग रहा था कि वो एक ऐसे ट्रांस में जिससे वो निकल ही नहीं पाएंगे, जिससे वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे। मतलब आयोवास्का की ऐसी ऐसी स्टोरीज है कि लोग बताते हैं कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी बॉडी से फ्लोट करके ऊपर जा रहे हैं और वो बॉडी में वापस आ ही नहीं पाए फॉर आई डोंट नो एटर्निटी। कुछ लोगों ने ये बोला है कि उनको ऐसे डिल्यूजन्स होने लग गए, ऐसे हैलुसिनेशंस होने लग गए, डिल्यूजन्स तो नहीं बट ऐसे हैलुसिनेशंस होने लग गए कि वो एक ऑब्जेक्ट है और वो सदियों तक उसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रैप हो गए एक वर्ल्ड के अंदर और वो ह्यूमन ही नहीं बन पा रहे। मतलब आयोवास्का एक ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब आपको पागल कर देगा, आपका दिमाग तोड़ देगा, खत्म कर देगा, आपका जितना भी कॉन्शियसनेस है उसे ब्रेक कर देगा। एंड जितने भी लोग इस पार्टी में आयोवास्का कर रहे थे या जितने भी लोग इन जनरल यूएस में, ये सब यहाँ या कहीं और तो अवेलेबल भी नहीं है आई गेस, यूएस में ये सब कर रहे थे, उनका कहना है कि अगर उन्होंने एक बार ये लाइफ में ट्राई करा है तो पहले तो वो एक एक हफ्ते तक इससे निकल ही नहीं पाए, 4-4 दिन, 3-3 दिन, एक एक हफ्ता वो इससे निकल ही नहीं पाए। और जब निकले तो उन्होंने लाइफ में कभी भी कुछ और यूज ही नहीं करा क्योंकि ये एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बुरा होता है। मतलब ये जिंदगी और मौत के बीच में एक थिन लाइन है कि आप मर भी सकते हो, इतना वाइल्ड एक्सपीरियंस, इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है। सो ये पार्टी आयोवास्का को यूज करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए ही करी गई थी। एंड एक्सपीरियंस करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इसको आई गेस पागल हैं शायद, या आई डोंट नो डेयर डेविल्स है क्या है। उनको लग रहा था कि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उसे यूज करा था तो उनको लग रहा था कि उनका जो बचपन से लेके अब तक का जितने भी इश्यूज है, एंगर्स है, जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो सब उनके शरीर से उल्टियों के, पसीने के और आई डोंट नो व्हाट मेडिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू बाहर जा रही थी। और इतनी ज्यादा उनको हेल्थ इश्यूज हो गए 3 दिन में कि उनका पूरा बॉडी क्लेंस हो गया, मतलब जितना भी उनका शरीर था उनमें से सब निकल गया, ऐसा उनका कहना था। बट जब इन जनरल जो हो रहा था वो ये था कि वो काफी ज्यादा बीमार हो रहे थे, उनको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ रही थी, उनको बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे और वो बीमार थे। बट बिकॉज आई डोंट नो क्रेजी या व्हाट, उनको ऐसा फीलिंग हो रहा था कि उनके नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल रहे, बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। एनीवेज, तो जो ये पार्टी थी उसके अंदर वो ये सब एक्सपीरियंस कर रहे थे और यहीं पे कैट को अपने फर्स्ट हस्बैंड मिलते हैं जो तब तो नहीं बट इन फ्यूचर एक मल्टी मिलियनर क्रिप्टो ट्रेडर बन जाते हैं। एंड सो जब ये उन्हें मिलते हैं तो उनका कहना होता है कि वो तब शादी नहीं करना चाहते थे, वो सेटल नहीं होना चाहते थे, वो लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ों को, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, यू नो अपने करियर पे ध्यान देना चाहते थे। बट ऑन दी अदर हैंड जो कैट थी वो सेटल होना चाहती थी क्योंकि उनका बचपन इतना ज़्यादा बुरा बीता था कि वो चाहती थी कि वो खुद की एक फैमिली बनाए, एक ऐसी फैमिली बनाए जहाँ पे यू नो वो अपने हिसाब से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। मतलब आई थिंक जब आपके पास किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं होता ना, दैट इज़ व्हेन जब आपको कंट्रोल सबसे ज़्यादा पसंद आने लग जाता है और आप चाहते हो कि आपके पास कंट्रोल आए। क्योंकि उनका बचपन इतना बुरा गया था तो उनका जो फैमिली के साथ एक मेमोरी था वो अच्छा नहीं था, तो उन्हें लगा अगर वो खुद की फैमिली बनाएंगी तो वो मेमोरी को रिप्लेस करके अच्छी मेमोरी बना सकेंगी। बट उनके जो उस टाइम जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे फैमिली बनाना, वो चाहते थे वो अपने करियर पे फोकस रहे वगैरह वगैरह। एंड सो वो इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थे। बट समहाउ समवेयर डाउन द लाइन उन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड को कन्विंस कर लिया कि तुम शादी कर लो। एंड 6 महीने के अंदर अंदर वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ शादी कर लेती हैं। जब उनकी शादी होती है माइंड यू, तब उनके जो फर्स्ट हस्बैंड है वो अमीर नहीं होते, वो अभी भी ट्रेडिंग वगैरह ये सब सीख रहे हैं या यू नो देख रहे हैं व्हाट वर्क्स व्हाट नॉट वर्क्स, और वो मतलब एक डिसेंट लाइफ जी रहे हैं। बट कैट हमेशा ऐसा दिखाती थी कि वो उनकी लाइफ तो एक मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर की तरह है, एक ऐसे सेलेब की तरह है जो सब चाहते हैं। उनके पास हमेशा महंगे से महंगे बैग्स रहते थे, वो महंगे महंगे होटल्स में, रिजॉर्ट्स में ऐसी पिक्चर्स क्लिक करती थी जहाँ पे वो एक बेड पे लेटी हुई हैं और उनके आसपास बड़े बड़े ब्रांड्स के यू नो चीज़ें रखी हुई हैं और बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स बाय द वे की चीज़ें रखी हुई हैं। एंड उनके हस्बैंड को कोई आइडिया नहीं था कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, बिकॉज
ना तो कैट वो कमा रही थी बिकॉज उनका करियर भी एज अ मॉडल एक्टर कुछ सक्सेसफुल नहीं था, और ना ही उनके हस्बैंड कमा रहे थे। सो ही ऑलवेज वंडर्ड कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। कैट हमेशा अपनी लाइफ ऐसे प्रेजेंट करती थी जैसे मतलब उनकी लाइफ कोई भी चाहेगा कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा प्रिटी है, बहुत ज्यादा मतलब वेल पुट है, कि ऐसा इंसान जो मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर चीज से बेस्ट है, हमेशा इंस्टाग्राम पे आके, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आके वो लोगों को एक लाइफ लेसन देती थी कि आप ऐसे सक्सेसफुल बनो, आप ये करो, आप वो करो। मतलब शी वॉज लाइक दैट अनोइंग इन्फ्लुएंसर जिसकी लाइफ सब लेना चाहते थे। बट ऑन दी अदर हैंड सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी करते थे कि हाउ, इसको ये सब कैसे मिल रहा है। सो एनीवेज उनके हस्बैंड को नहीं पता था कि ये सब कैसे हो रहा है। इसी पॉइंट पे जो कैट का घर का माहौल था वो ऐसा था कि उनके घर पे ना मतलब डजन्स में क्रिस्टल्स रहते थे। अब एनीबडी जिन्हें क्रिस्टल्स के बारे में नहीं पता, क्रिस्टल्स ना बहुत हर जगह पे, बहुत कंट्रीज में, बहुत रिलीजन्स में यूज होता है पॉजिटिव चीजों के लिए, जैसे पॉजिटिव हीलिंग पावर्स मान लो, या फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए, या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं। तो बेनिफिट्स के साथ साथ ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज को ओवर कंज्यूम करोगे तो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कैट के केस में क्या था कि उनके घर में ना बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स रहते थे, और ब्लैक मैजिक रिलेटेड स्टफ रहता था, और पॉजिटिव रिलेटेड स्टफ भी रहता था, जैसे पिंक सॉल्ट वगैरह ये सब भी, और बहुत अजीब अजीब चीजें भी रहती थी। और जो उनके हस्बैंड थे वो इस चीज से बहुत परेशान रहते थे कि तुम इन चीजों का कर क्या रही हो, तुम पैसे वेस्ट क्यों कर रही हो, तुम इन चीजों को यूज कहाँ करती हो। तो एक टेबल पे उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स रख रखे हैं, बट व्हाट इज द यूज ऑफ इट, तुम इतने महंगे महंगे क्रिस्टल्स क्यों खरीद रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग देम। तो उनके हस्बैंड उनसे इस चीज के लिए भी परेशान रहते थे। एंड अगेन कमिंग बैक टू ayahuasca वाली चीज, जो मैंने आपको बताया कि एक इंसान ने अगर एक बार ayahuasca ले ली तो वो शायद सदियों तक ख्याल नहीं करेगा कि उसको ayahuasca लेनी चाहिए। बट कैट ऑन दी अदर हैंड वो हर दूसरे हफ्ते ayahuasca का यूज कर रही थी, हर दूसरे हफ्ते ऐसे सब्सटेंस का यूज कर रही थी जो उनकी बॉडी को मतलब ऐसा फील करवाता था कि वो हाफ में स्प्लिट हो गई हैं, एंड वो हवा में तैर रही हैं, या वो यूनिवर्स से बात कर पा रही हैं, या बिल्लियां उनसे बात कर रही हैं, या वो एनिमल्स से बात कर पा रही हैं। मतलब वो इतना, मतलब आप समझ रहे हो, जैसे जितने भी नशे से रिलेटेड चीजें होती है सबका एक अलग अलग इफेक्ट होता है, बट मिनिमल इफेक्ट होता है। मतलब अगर आप दारू भी पीते हो तो शायद कुछ टाइम के लिए आप ऐसी पर्सनालिटी अपना लो जब तक आप पे वो दारू का नशा है, कि आप अगर बहुत इंट्रोवर्टेड हो रियल लाइफ में तो आप अभी नाचने गाने लग जाओ, या ये वो, या जितने भी नशे की चीज़ होती है सबकी बहुत नेगेटिव गलत ऐसे इफेक्ट्स होता है आपके ब्रेन पे। बट ayahuasca इज 1000 मिलियन टाइम्स वर्स देन एनीथिंग, क्योंकि वो आपको पागल भी कर सकती है, लाइक इतना पागल कि आपको जेन्युइनली मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होके सालों तक अपना इलाज करवाना पड़े, शॉक ट्रीटमेंट्स लेनी पड़े। एंड स्टिल कैट उसे हर दूसरे हफ्ते यूज कर रही थी। मतलब एक इंसान का केस इसी में मुझे पता चला रिसर्च के टाइम कि उसने एक बार लाइफ में ayahuasca ट्राई करा, एंड 1.5-2 साल तक वो मेंटल हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट भर्ती रहा। 2 साल बाद अब उसको लगता है कि अब उसका नशा उससे थोड़ा थोड़ा उतरना स्टार्ट हुआ है, एंड वो थोड़ा थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पे वापस जा रहा है, क्योंकि अब तक उसको ऐसे लग रहा था कि उसकी बॉडी कोई और पोजेस करके और चला रहा है। एंड ऐसी चीज को कैट इतना फ्रीक्वेंटली ले रही थी, शायद इसलिए भी उनकी मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स थे, इसलिए भी थे क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ को ऐसा फेक कर रही थी कि उनके पास बहुत पैसा है, वो काफ़ी खुश है, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे, उनके हस्बैंड ने उन्हें सरप्राइज दिया, ये दिया वो दिया, बट इन रियलिटी उनके हस्बैंड ने उन्हें कुछ नहीं दिया, या कुछ नहीं कर रहे थे, या सरप्राइज नहीं कर रहे थे, या कोई लव लेटर्स नहीं भेज रहे थे। ये भी रीज़न हो सकता है कि डेज एंड तक कैट घर पे नहीं रहती थी, उनके हस्बैंड भी काम में बहुत बिजी रहते थे, एंड उन्होंने कभी कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देखा ही नहीं कि एक हस्बैंड वाइफ, एक फैमिली, माँ बच्चे कैसे रहने चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में कभी वो स्टेबिलिटी थी ही नहीं। तो क्योंकि उन्होंने वो देखी नहीं तो शायद वो कभी कर नहीं पाई, एंड सो उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो भी बहुत बुरी थी, एंड उनका डिवोर्स हो जाता है। उनके डिवोर्स के बाद, आई डोंट नो द टाइमलाइंस करेक्टली, बट उनके डिवोर्स के बाद उनकी ऐसी पिक्चर्स सर्कुलेट होती है जहाँ पे वो लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ एक क्लब में है, और वो उनके कंधे पे हाथ रख के चल रही हैं, मतलब कंधे पे उनके पीछे हाथ रख रखा उन्होंने, एंड वो चल रही हैं क्लब से बाहर। तो बहुत लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि शायद ये उनकी गर्लफ्रेंड है, शायद इनका कुछ चल रहा है, और उनके इंटरव्यूज भी होते हैं। बिकॉज यूएस में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे सेलेब्स बहुत लोगों को डेट करते हैं, हर दिन एक नई न्यूज़ आती है नॉल, पर ब्राज़ील में ये बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ पे कैट का एक इंटरव्यू वायरल होता है, या वायरल भी नहीं, एक इंटरव्यू सर्कुलेट होता है जहाँ पे वो बोलती हैं कि हाँ वो लियोनार्डो के साथ थी और उन्हें नहीं पता कि पिक्चर्स कैसे ली गई वगैरह वगैरह, एंड वो कभी कंफर्म नहीं करती, डिनाई नहीं करती कि वो रिलेशनशिप में थी कि नहीं। अगर आपको याद होगा तो एट सम पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि कैट के मीम्स भी वायरल हो रहे थे काफी ज्यादा, जहां से भी उन्हें एक पुश मिला था एक्टर बनने के लिए। उसका भी अगर मैं आपको बताऊं, एंड इसको भी अगर मैं आपको बताऊं, तो जो कैट के मीम्स बन रहे थे
वो कैट ही बनाती थी। वो डेज एंड पे खुद के अलग अलग फ़ोटोज़ खींच के खुद के मीम्स बनाती थी, एंड दिस इज़ व्हेन जब मीम का कल्चर पिकअप करा था। सो शी वॉज ऐसी विजनरी थी वो कि उन्हें पता था कि अगर वो मीम बनाएंगी खुद को तो शायद लोग उनका मजाक उड़ाएंगे बट उनकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, तो वो खुद का मीम जानबूझ के बना के उसको एकदम वायरल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑन दी अदर हैंड जो ये लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ उनकी जो ये शॉर्ट कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने ही लोगों को बुला के अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। एंड उनका ये कोई मकसद नहीं था कि वो लियोनार्डो के साथ ही अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। वो एक ऐसी पार्टी में गई थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस लोग थे, रिच लोग थे। उनका ये मकसद था कि कोई भी होगा वो फोटो खिंचवा के अपने आप को वैसे वायरल करने की कोशिश करेगी, बट दैट डिडंट हैपन। एंड बिकॉज शी वाज प्रिटी, तो हो सकता है उन्होंने उससे बात कर लियो थोड़ी देर के लिए, व्हाटएवर, उन्होंने वो फोटो खिंचवाई। एंड जो उनका इंटरव्यू भी हुआ था उन्होंने ही करा। एंड एट दिस पॉइंट आपको लग रहा होगा कि ओके मे बी शी इज़ जस्ट स्मार्ट और उनको PR की सेंस एंड ऑल, बट नो। यहाँ पे भी जैसे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं हॉरर रिलेटेड स्टफ बनाती हूँ, मिस्ट्री थ्रिलर रिलेटेड स्टफ बनाती हूँ, बट इतना आगे अपना वीडियो में आके भी आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर जैसा कुछ है ही नहीं। इट्स अबाउट अ इन्फ्लुएंसर जो लाइफ में कुछ करना चाह रही है, उसके लिए शायद वो झूठ बोल रही है, फेक इट टिल यू मेक इट वाला कर रही है, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। क्योंकि सच ये है कि कैट आज जो प्रिजन में है वो इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है कि उन्होंने 2 लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना, मतलब नॉट मर्जी के बिना बट उन्हें मतलब एकदम पागल बना के उनसे गलत काम करवाया और उसके पैसे लिए। उनके ऊपर का इल्ज़ाम है क्योंकि जब उनका डाइवोर्स हो जाता है वगैरह तो वो अपने आप को इंस्टाग्राम पे एक विच की तरह प्रेजेंट करते हैं। एक विच एज इन कि अगर उन्होंने किसी के ऊपर कर्स करा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ या मैं तुम्हें कर्स करती हूँ कि तुम्हारे साथ ये फाइनेंशियल दिक्कत होगी तो तुम्हारे साथ हो जाएगी। वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलती थी कि अगर इंसान के साथ नहीं भी होने वाला होगा तब भी उसको लगेगा कि हाँ मेरे साथ तो हो ही जाएगा यार, मैं तो अब मरने ही वाला हूँ या मेरा तो फाइनेंशियल लॉस होने ही वाला है। मतलब उनकी एक वेबसाइट थी जहाँ पे वो कहती थी कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी जादू करवा सकते हो, काला जादू करवा सकते हो या अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकते हो, एंड बेसिकली उसके आपको पैसे देने पड़ते थे। ये काला जादू, ये प्रोटेक्शन आप सिर्फ फाइनेंसेस के लिए नहीं बट अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बॉयफ्रेंड्स, लव, डिवोर्सेस, मैरिज, किसी भी चीज़ के लिए ले सकते थे। एंड अपेरेंटली अगर वो किसी पे कर्स कर देती थी तो वो कर्स फुलफिल होता था, तो अगर उन्होंने बोल दिया ये मरने वाला है तो वो मर भी सकता था अकॉर्डिंग टू हर। कैट को बचपन से यकीन था, जेन्युइन यकीन था कि उनके साथ ना कोई स्पिरिट, कोई यूनिवर्स की पावर बात कर सकती है। उन्होंने अपनी किताब भी जब लिखी थी तो यही बोला था कि कोई यूनिवर्स की पावर है जो उनको वो किताब नहीं लिखने देना चाहती, इसलिए जब भी वो किताब के पन्ने लिखती हैं वो गायब हो जाते हैं। कैट इस हद तक डिल्यूजनल थी कि उनको सच में लगता था कि वो एक विच है और उन्होंने अपनी एक पूरी वेबसाइट बनाई थी इस चीज़ पे कि मैं एक विच हूँ एंड आप मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए या किसी और पे कर्स करने के लिए हायर कर सकते हो। एंड लोग करते थे। आई एम सो अमेज्ड। मतलब मैं मानती हूँ कि लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह में यकीन कर सकते हैं या लोगों को काले जादू में इन जनरल यकीन हो सकता है या जादू में यकीन हो सकता है या वाइट विचेस, बैड विचेस, सब पे यकीन हो सकता है, बट हाउ कैन यू थिंक कि आप एक वेबसाइट पे जाके किसी पे काला जादू करवा सकते हो इज ऑल्सो बियॉन्ड मी। क्योंकि मतलब ऐसी इंटरनेट पे कोई औरत है जो बोल रही है कि मैं काला जादू कर सकती हूँ और मैं किसी को भी कर्स कर सकती हूँ, मैं किसी का भी कहीं कभी भी लड़ाई छिड़वा सकती हूँ, देशों के बीच में लड़ाई छिड़वा सकती हूँ और तुम उस पर यकीन कर रहे हो, फिर तो आई डोंट नो। ठीक है, बट इस पॉइंट पे तो कैट अपना एक ऐसा पर्सोना बनाती है इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे कि वो एक विच है, वो एक लाइफ कोच है, वो किसी की भी लाइफ सुधार सकती है, वो किसी पे भी जादू कर सकती है, वो किसी की भी लाइफ बेहतर कर सकती हैं, वो किसी को भी एक बिजनेस वुमेन बनना सिखा सकती हैं एंड वो अपनी लाइफ को पूरी फेक तरीके से बनाती हैं। यहाँ पे उनके विक्टिम्स उनकी लाइफ में एंटर करते हैं। सो जो उनकी पहली विक्टिम होती है डेजरी, वो भी एक ब्राज़ीलियन औरत होती है एंड जो डेजरी होती है वो ना काफ़ी एक एम्बिशियस, एक फोकस्ड लड़की होती है जो एक काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप में होती है। बट उनकी लाइफ में ना थोड़ी थोड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है जैसे हम सबकी लाइफ में होती है। तो एक दिन उनका ना कुछ उनको बीमारी हो गई एंड सो उन्होंने बहुत डॉक्टर्स पे जाने की कोशिश करी, उन्हें कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही परेशान होकर एक्यूपंक्चर और हर्ब्स वगैरह को ट्राई करा एंड उनको उस चीज़ से आराम मिल गया। एंड सो शी वॉज लाइक कि मे बी दिस एक्चुअली वर्क्स, ये तो सच में काम करता है। इसी टाइम पे उनको कैट का प्रोफाइल मिला या कैट का इंस्टाग्राम मिला, वेबसाइट मिला, व्हाटएवर, उन्होंने देखा कि वो लाइफ को अच्छा कर सकती हैं। एंड एट दैट पॉइंट उनके बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, फियांसे, जो भी उनके पार्टनर थे उनके साथ उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। तो वो सोच रही है कि वो कैट के साथ एक सेशन बुक करेंगे और वो सेशन एक्सपेंसिव भी था माइंड यू, तो पर वो कैट के साथ वो सेशन बुक करती हैं एंड कैट
उन्हें बोलती है कि वो उनकी जो डेज़रे की एनर्जीज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट एट द सेम पॉइंट उनके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में वो उनके साथ कंपैटिबल नहीं है और इनका नहीं चल पाएगा। बट इन रियल लाइफ डेज़रे और उनके पार्टनर का जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा चल रहा था। आई मीन हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि डेज़रे कहीं और रहती थी और उनके जो पार्टनर है उनको वापस से जर्मनी जाके शिफ्ट होना था, सेटल होना था। एंड जो डेज़रे थी, क्योंकि वो ब्राज़ीलियन थी, उन्हें जर्मन नहीं आती थी, उनको उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो काफ़ी हेजिटेंट थी, बट फिर भी प्यार के चलते वो शिफ्ट हो गई। एंड जब वो शिफ्ट हुई तो उनके हस्बैंड चाहते थे कि नहीं मैं यहाँ पे सेटल नहीं करना पा रहा, हम वापस जाएं, मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। सो उनके हस्बैंड थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं था एट दैट पॉइंट, बट सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जब आप मेंटली स्टेबल नहीं होते और अपने पार्टनर पर रिलाई करते हो, और ये वही वक्त था डेज़रे की लाइफ में। मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उनके लाइफ में तभी कैट आई। तो कैट वो सारी चीज़ को ना उनके लिए बहुत नेगेटिव करती गई, एज इन कि तुम्हारा हस्बैंड खुद शिफ्ट हुआ और फिर अब खुद दिक्कत कर रहा है, वो तुम्हारे साथ कंपैटिबल नहीं है, वो तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम्हें छोड़ देगा, उसकी एनर्जी नेगेटिव है। मतलब वो उसे बिल्कुल भड़का देती है एट दिस पॉइंट कि डेज़रे जो अपने पति के लिए एक दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गई, जो अपने पति से, अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो उसके लिए किसी भी लेंथ पे जाने के लिए तैयार थी, वो अपने पार्टनर को डाइवोर्स दे देती है, उनसे अलग हो जाती हैं, बिल्कुल ब्रेकअप करके बिल्कुल शिफ्ट होके कैट के घर में रहने लग जाती हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है। सो डेज़रे को एट दिस पॉइंट ऑल्सो एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, उनके आँखों पे कुछ पैचेस, सोर्स या जो भी था वो आ गया था। एंड सो कैट उन्हें एक ट्रीटमेंट बताती है। उस ट्रीटमेंट से पहले डेज़रे बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट्स, दवाइयाँ यूज़ करती है और उसे हफ्तों तक, महीनों तक कोई आराम नहीं मिलता, बट जो कैट ट्रीटमेंट बताती है उससे उन्हें एक हफ्ते में रिजल्ट्स देखने लग जाते हैं। एंड सो उनका जो यकीन होता है कैट के ऊपर वो into 100 हो जाता है कि वाओ शी रियली इज़ अ विच, कि ये सच में कुछ भी कर सकती है, इसने मुझे बोला कि ये करो और ये हो गया। एंड तो डेज़रे का यकीन कैट पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एट दिस पॉइंट अब कैट के बारे में समझो, वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। उसको लगता है कि वो यूनिवर्स का एक मेन कैरेक्टर है और अगर उसने किसी के लिए भी कुछ बोल दिया वो सच हो जाएगा, एंड उसके अलावा दुनिया में कोई और इम्पोर्टेंट है ही नहीं। उसके मानने के हिसाब से वो पुटिन के रिलेशंस में थी, नॉट लाइक रिलेशनशिप, बट वो पुटिन को जानती थी एंड वो एट एनी पॉइंट कहीं पे भी लड़ाई छिड़वा सकती थी, बंद करवा सकती थी, किसी का भी नुकसान करवा सकती थी। एंड शी इज़ वेरी पावरफुल अकॉर्डिंग टू हर। उन्होंने अपनी PR या उतनी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि उन्होंने खुद को लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक्स की तरह या गर्लफ्रेंड की तरह प्रेजेंट करा। उन्होंने खुद को मीम बना दिया। शी वॉज अ स्मार्ट वुमन। स्मार्ट के साथ वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, उनके बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज थे, वो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक थी, मतलब बहुत चीजों का मिक्सचर था वो। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, चलो मैं ही अगर खुद को मान लूं और मेरे सामने एक ऐसा कॉन्फिडेंट पर्सन आ जाए जो एकदम आते ही मुझे कॉल आउट कर देगी, नहीं तुम ऐसा कर रही हो और तुम्हारे लिए गलत है, तो मे बी मेरा जो उसके अंदर यकीन है थोड़ा सा बढ़ेगा कि अरे यार मेरे मुंह पे आके मेरे को ऐसा बोलिए तो मे बी शी इज राइट। उसने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर लिया था इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे, हर जगह पे थे कि लोग उसको एक्चुअल में विच मानने लगे थे, कि लोग सच में मानने लगे थे कि अगर ये जो भी बोलेगी वो सच हो जाएगा, या वो सच है, या इसको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, या ये उस लेवल पे इंटेलिजेंसी के जिस पे हम पहुंच ही नहीं सकते। एंड सो जब डेज़रे की लाइफ में कैट आई और डेज़रे इतनी वल्नरेबल थी और उनका अब अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप भी हो गया था, डेज़रे वॉज कन्विंस्ड कि कैट उनके लिए एक अच्छी रोल मॉडल है, कैट उनका अच्छा चाहती है, एंड वो कैट के साथ शिफ्ट हो गई उनके घर में। एट दिस पॉइंट जैसे ही डेज़रे शिफ्ट होती है, कैट की वेबसाइट पे एक विच कवन बनता है। कवन का मतलब अगर मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप जिसमें विचेस होती हैं और वो विचेस साथ में काम करती हैं, उसको कवन बोलेंगे, ठीक है। इस विच कवन में 3 विचेस थी, एक कैट खुद थी, एक डेज़रे थी, तीसरी विच का नाम था लेटिशिया। जो कैट थी वो खुद को सबसे पावरफुल विच बताती थी, डेज़रे को वो एक ऐसी विच बताती थी कि वो डायरेक्शन देगी, और लेटिशिया को वो बहुत ज्यादा मतलब इन पावर बताती थी कि अगर इसने किसी और को कर्ज दे दिया तो मतलब मैं भी डरूंगी उस चीज से। तो ये 3 विचेस थी, ये एक घर में रहती थी, एंड जो कैट थी उस घर की ओनर थी, कैट की चलती थी और कैट अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। एट दैट पॉइंट ये तीन रह रही है और कैट का बॉयफ्रेंड भी रह रहा है। इस घर में इतने ज्यादा वियर्ड रूल्स थे। पहला रूल था कि कोई भी एक दूसरे से बात करने के लिए अलाउड नहीं था, स्पेशली विचेस। तो जो डेज़रे और लेटिशिया थी वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ कैट से बात कर सकती थी। वो अपने कमरे से बिना परमिशन के बाहर नहीं निकल सकती थी। एंड माइंड यू, ये अडल्ट वुमेन है, मतलब ये वेल इनटू हर 20s हैं, जो एक और औरत की इतनी बात मान रही है कि अगर उसने बोला कमरे से बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलना। इतना पेशेंस और ओबीडियंस आई डोंट नो कहाँ से लाई ये दोनों। सो सेकंड रूल ये था कि ऑफ कोर्स वो अपने कमरे से बाहर तभी निकल सकती थी जब उन्हें घर का काम करना था। घर का काम में मतलब जब उनको वॉशरूम्स क्लीन करने थे, डिशेस क्लीन करनी थी, कपड़े धोने थे, और
जो कैट के बॉयफ्रेंड है उनका कुछ काम करना था, तभी वो घर से बाहर निकल सकती थी। एक रूल ये भी था कि वो किसी नेबर से भी बात नहीं कर सकती थी। सोचो आपको पड़ोसी आपको हाय बोल रहा है और आप बस उनको ऐसे घूर रहे हो, क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अलाउड नहीं है। इट्स सो क्रीपी। और ये उनके घर के रूल्स थे। उनके घर के ये भी रूल्स थे कि उनको ना एक स्पिरिचुअल बाथ लेनी पड़ती थी, जिसके अंदर बैड ब्लड, प्लास्टिक्स, गंदा पानी और पता नहीं क्या क्या होता था। और इसको कैट बोलती थी कि उनकी विच पावर को एनहांस करेगा, बट इन रियलिटी ये कुछ भी नहीं था, ये बस एक डिल्यूजन था। एंड इसका बहुत ज़्यादा हाथ शायद ayahuasca का भी हो सकता है, या मे बी कैट के चाइल्डहुड का हो सकता है, या मे बी एट दिस पॉइंट कैट सिर्फ पागल हो चुकी है अपनी लाइफ में, आई डोंट नो। उनके घर में जो एक घर था जहाँ पे ये चारों रह रहे थे, वहाँ पे जो मेजर एक्सपेंस था खाने पीने के अलावा था क्रिस्टल्स, वूडू डॉल और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड स्टफ का। इस पॉइंट पे कैट इतना ज़्यादा कन्विंस थी कि वो एक विच है कि वो अपने घर में जो मेजर खर्चा करती थी वो क्रिस्टल पे, वूडू डॉल के ऊपर, ब्लैक मैजिक के स्टफ पे करती थी। और ये जो पैसा था ये कैट या उनके बॉयफ्रेंड नहीं कमा रहे थे, नहीं, ये डेज़रे और लेटिशिया कमा रही थी। और ये पैसे कमाने के लिए कैट उनको एनकरेज करती थी, कैसे कि वो बार में जाके डांस करें, खुद की बॉडी का गलत यूज़ करके पैसे कमाएं। ये एक बहुत ही मेजर क्राइम है। कैट इन दोनों को इस तरीके से मैनिपुलेट कर चुकी थी कि अब पैसे लाने इस घर में, सो दैट कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करें। और पैसे लाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो यही है, बिकॉज तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, तो जितने भी अमीर लोग हैं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। एंड कैट ने ये जो 2 लड़कियाँ चुनी थी, दे वर एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ये विचेस हैं। इन तीनों ने अपना अपीयरेंस भी ऑलमोस्ट सेम कर लिया था। ये तीनों काफ़ी खूबसूरत थी। डेज़रे और लेटिशिया कैट के कहने पे ऐसा काम कर रही थी, एंड वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा के भी ला रही थी। सो एट दिस पॉइंट, क्योंकि डेज़रे के साथ जो भी हुआ था, उन्होंने एज अ विक्टिम अपनी खुद की बुक भी रिलीज़ करी है, एंड ऑफकोर्स वो इंग्लिश में नहीं है, एंड उस बुक को ट्रांसलेट करके ही मतलब समझा गया है, एंड रिसोर्सेज से पता चला है, मोस्टली वीडियोस से पता चला है। सो उनकी बुक में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को एक ग्रेट डिटेल में मतलब एक्सप्लेन करा है कि ये उन्होंने इस हद तक डेज़रे को पागल बना दिया था या मैनिपुलेट कर दिया था कि डेज़रे एक्चुअली कुछ और बनना चाहती थी, विच इफ़ आई एम करेक्ट वो लॉयर बनना चाहती थी। बट कैट ने उन्हें कन्विंस करा कि नहीं, तुम लॉयर कभी नहीं बन सकती, इनफैक्ट तुम बहुत सुंदर हो, तुम अपनी ब्यूटी से ही पैसा कमा सकती हो, और ये मुझे यूनिवर्स बता रहा है, और अगर तुमने इससे पैसा नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तुम हमेशा फाइनेंशियली कर्जे में रह सकते हो। तो क्योंकि कैट के कहने पे डेज़रे के इन्फेक्शंस ठीक हो गए थे, कैट के कहने पे डेज़रे ने अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर लिया था, अलग हो गई थी, तो ऑफकोर्स डेज़रे कैट पे बहुत ज़्यादा यकीन करती थी। तो कैट पे यकीन करके डेज़रे ने एक बार में एज अ डांसर जॉब ज्वाइन कर ली, और जब पहले दिन ही उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिले तो उनको लगा कि शायद कैट ठीक कह रही है, ऐसे ही मैं पैसे कमा पाऊंगी। बट जितने भी पैसे डेज़रे कमाती थी वो सब कैट के पॉकेट में जाता था, जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड के शौक को पूरा करती थी, खुद के शौक को पूरा करती थी, क्रिस्टल्स खरीदती थी, वूडू डॉल खरीदती थी, ब्लैक मैजिक का स्टफ खरीदती थी, लोगों को इंटरनेट पे पागल बनाती थी, महंगी महंगी चीज़ें दिखाती थी, और डेज़रे और लेटिशिया को $20 देती थी सिर्फ खाने के लिए। अब डेज़रे का जो रूटीन रहता था वो ये था कि वो पहले तो 12-12 घंटे बाहर काम करती थी, फिर वो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करती थी और पैसे लाने के लिए, फिर वो घर पे आके काम करती थी, और फिर उन्हें 3 से 4 घंटे की नींद मिलती थी, वो भी बहुत मुश्किल से, जब वो घर का काम कर सके। उनके मतलब डेली टास्क होते थे कि अगर आज तुमने इतने $1,000, इतने $2,000, $3,000 नहीं कमाए तो तुम घर पे नहीं आ सकोगी। इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर था कि एट सम पॉइंट उन्होंने अपना दिमाग चलाना बंद करके एक मशीन की तरह काम करने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब उन्हें पता ही नहीं था कि आप इस पॉइंट के बाद कैसे ही जी सकते हो, या इस पॉइंट के बाद आप कैसे ही रेबेल कर सकते हो। सोचो किसी इंसान का आपके ऊपर इतना ज़्यादा ग्रिप है कि आप क्या खाओगे, कब खाओगे, क्या पहनोगे, कब पहनोगे, कौन सी जॉब करोगे, कितने पैसे कमाओगे, कितने पैसे खुद के पास रखोगे, किस चीज़ का खर्चा करोगे, कैसे जियोगे, कब हंसोगे, सब उनके कंट्रोल में। तो आप तो अपना दिमाग चला ही नहीं पाओगे। कि इतना ज़्यादा बड़े लेवल का विक्टिम उनको बना दिया गया था डेज़रे को, कि एट दिस पॉइंट डेज़रे को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि वो विक्टिम है, बट वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी थी। सो ये जो कवन बना था विचेस का, जिसके अंदर कैट के अलावा बाकी दोनों काम कर रहे थे और गलत काम कर रहे थे एंड पैसे कमा के ला रहे थे, वो भी कैट के बिजनेस और शौक के लिए, कोई भी उनसे प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है बाय द वे, ठीक है। लोग कॉल आउट करने लग जाते हैं कैट को, क्योंकि कैट ना बहुत वियर्ड वीडियोस बनाने लग जाती है, जहाँ पे वो एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट कर रही हैं, खुद को मिसाया बता रही हैं, खुद को एंजल बता रही हैं, खुद को यूनिवर्स का एक वेसल बता रही, यूनिवर्स का एक मैसेंजर बता रही हैं, यूनिवर्स
कि क्वीन बता रही है तो लोग कॉल आउट करने लग जाते हैं। एंड एट सम पॉइंट किसी मेजर इन्फ्लुएंसर ने कैट के ऊपर बोला कि लेटिशा कहाँ है, एंड ऐसे करके कंट्रोवर्सी हुई जिसके ऊपर कैट ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि उन्होंने लेटिशा को किडनैप करा है एंड उनके से गलत काम करवा रही हैं। सो मतलब कैट इस हद तक डिल्यूजनल थी कि वो अपनी लाइव स्ट्रीम पे आके कहती थी कि अरे पुटिन तो मेरे ही नेटवर्क में, आई एम वेरी पावरफुल, और अगर मैं आज चाहूँ तो आज ये लड़ाई करवा सकती हूँ, आज इधर जंग करवा सकती हूँ, आज उधर जंग करवा सकती हूँ। आई डोंट नो हाउ, बट कहीं कहीं जगह पे कंफर्म हुआ था कि उनके बहुत ही आउटर सर्कल में, शायद उनके नोन में देर वर सम पीपल जो शायद पुटिन से कहीं तो रिलेटिवली क्लोज थे या कनेक्टेड थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अदर रूमर्स ऑल्सो कि वो थोड़े थोड़े रिच और पावरफुल लोगों से कनेक्टेड थी, विच आई थिंक इज क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग में जो सर्कल था वो रिच पावरफुल लोगों से बन गया था बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग एंड मॉडलिंग गिग्स जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बट एनीवेज, अब एट दिस पॉइंट कैट ने 2 लड़कियों को अपने यहाँ पे घर पे रख रखा है जो बहुत पैसे कमाती हैं पर अपने पास नहीं रख पाती और कैट को सारे पैसे देती हैं, और इस वजह से कैट इन्फ्लुएंसर लाइफ में दिखा सकती हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजनेस वुमेन है, बहुत ज़्यादा उनके पास लाइफ कोच की स्किल्स है और वो किसी की भी लाइफ बदल सकती हैं। तो वो और ब्राज़ीलियन वुमेन को एनकरेज करती थी कि तुम अपना देश छोड़ के आओ और मेरे पास मेरे घर में रहो और मेरे घर पे रह के तुम मेरे असिस्टेंट की तरह बिजनेस बनाना और चलाना सीखो। एंड अगर कोई औरत उनके झांसे में आके उनके घर आ जाती थी तो वो उससे वॉशरूम साफ करवा रही है, खाना बनवा रही है, मतलब घर के नौकरों की तरह काम करवा रही है, कुछ नहीं कर रही, पीट रही है, मार रही है, उन्हें गलत एडवाइजेस दे रही है। इतनी ज़्यादा लड़कियों ने, औरतों ने आके कैट के बारे में कंप्लेन करी है कि ये तो हमें डराती थी कि अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं तुमको ऐसा श्राप दूंगी कि तुम्हारे कभी बच्चे नहीं हो पाएंगे, तुम्हारा बच्चा होगा तो वो एक डीमन होगा, ये होगा। मतलब वो लोगों को इतना डरा देती थी। एंड द थिंग विद ब्रेन इज कि अगर मैं तुम्हारे सामने बैठ के बहुत कॉन्फिडेंस में एक चीज़ बोल रही हूँ, चाहे वो सच नहीं भी हो, पर क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ और मेरी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा फर्म है तो तुमको वो बिलीव हो जाएगा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली। तो कैट इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी एज अ पर्सन कि लोगों को उनकी बात पे बिलीव हो जाता था। वो ऑनलाइन जाके अपने हेटर्स को जो कि उन्हें कॉमेंट कर रहे हैं अपने घर से बैठ के बद्दुआएं देती थी, कर्सेस देती थी कि अगर तुमने ये कमेंट करा तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। एंड अगर कोई तुम्हें ऐसा बोल रहा है तो मे बी अगर तुम्हारा इन जनरल भी बुरा दिन जा रहा है तो हो सकता है तुम्हें लगेगा कि अरे मेरे को वो कर्स मिला था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इट इज ऑल सो फक्ड अप कि एक मतलब मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा किस बात को किस बात के बाद बताऊं क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो एक और चीज, जो ये कैट का कवन बन चुका था 3 विचेस के, ये जो वेबसाइट पे उन्होंने अपने आप को 3 विचेस की तरह दिखाया था, वो लोगों को बोलती थी कि ये 3 विचेस इतनी पावरफुल है कि किसी पे भी स्पेल कर सकती है। सो अगर आपको स्पेल कराना है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, किसी और का नुकसान कराने के लिए, तो आप इन्हें पैसे दो। तो कैट ऐसे भी पैसे कमा रही थी, कैट डेज़िरे और लेटिशा के भी पैसे को रख रही थी एंड कैट को इन्फ्लुएंसर बनने के भी पर्क्स मिल रहे थे। आई डोंट नो हाउ, बट कैट अपनी बेस्ट लाइफ जी रही थी, लोगों की लाइफ मिजरेबल और एक लिविंग हेल बना के। जो मैंने आपको कंट्रोवर्सी बताया कि वो मेजर इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट कर रही थी कि तुम मेरे उसको मेरे विचेस को किडनैप करके उनसे गलत काम करा रहे हो, या मैं तुम पे ये स्पेल करती हूँ, ये कर्ज करती हूँ, तुम्हारे साथ ये बुरा होगा, वो बुरा होगा। उसकी वजह से कैट एक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुकी थी। ऑफकोर्स नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बहुत बुरी तरीके में वो एक लाइमलाइट में आ चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को उनके ऊपर स्पेकुलेशंस होने लगे कि अरे तुम कुछ गलत कर रही हो। एट वन पॉइंट पुलिस को पता चल गया कि कैट इलीगल चीजें कर रही है एंड सो कैट के पीछे और डेज़िरे के पीछे और लेटिशा के पीछे पुलिस लग गई एंड सब उन्हें ढूंढने लग गए। एट दिस पॉइंट ये तीनों भाग जाती हैं। ये तीनों के भागने के बाद भी अलग अलग वेबसाइट्स पे डेज़िरे और लेटिशा की फोटोज होती है जो ये कहती हैं कि एट दिस अमाउंट वो ये सर्विस प्रोवाइड करेंगी। कैट, लेटिशा और डेज़िरे को एट द एंड उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया क्योंकि किसी के पास भी यूएस का वैलिड वीज़ा नहीं था। सो कोई स्टूडेंट वीज़ा पे था, कोई टूरिस्ट वीज़ा पे था, तो उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया और उनको अरेस्ट कर दिया गया। जब डेज़िरे और लेटिशा को करा गया तो हमें लेटिशा का ज़्यादा नहीं पता, बट डेज़िरे को फुल फ्लेजेड यकीन था कि वो अपनी मर्जी से ये सब कर रही है, बट इनफैक्ट वो मैनिपुलेटेड थी बाय कैट। उनको एटलीस्ट 2-3 हफ्ते लगे ये बात रजिस्टर करने में कि ये जो वो 18 घंटे कमा रही हैं, जिसमें वो $1 मिलियन एक मंथ में कमाती हैं कभी कभी, उनमें से उसके पास $20 पर दिन का रहता है, वो एक मतलब अब्यूज़ है, उनके साथ गलत हो रहा है। ये उनको रजिस्टर करने में ही 2-3 हफ्ते लग गए
कैट से अलग होने के बाद, मतलब आप समझो कि कोई किस लेवल का आपको मैनिपुलेट कर सकता है, या किस लेवल का चालाक हो सकता है, बुरा हो सकता है, या एकदम माइंड बेंडर हो सकता है कि वो आपको कन्विंस कर सकता है कि आप उनके नौकर की तरह रहो और आप अपनी फ्री विल से, आप अपनी इच्छा से उनके नौकर की तरह रहते हो और खुद वो सहते रहते हो। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके साथ क्या हो रहा था, कि उनके साथ वो क्लासिक्स जितने भी सिम्टम्स थे जो एक विक्टिम के साथ होते हैं, तब उन्होंने अपनी वॉइस वापस ढूंढी और तब वो अपनी पर्सनालिटी को वापस से धीरे 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 करके वापस से उनको वापस वो नॉर्मल हो सके। जो ये कैट का केस है, कैट बाय द वे ब्राजील के सबसे ज्यादा डेंजरस प्रिजन में है, जो मैंने आपको अभी बताया था। एंड वहां पे उनका इंटरव्यू लेने के लिए कुछ न्यूज चैनल से लोग गए, और वहां पे जाके भी जो लोग न्यूज चैनल से गए थे उनको कैट कर्स दे रही थी कि मुझे तुम्हारी वाइब पसंद नहीं आई, सो आई कर्स यू। अब तुम्हें पता चलेगा मैं कितनी पावरफुल हूँ। सो आप समझ रहे हो कि कैट इस हद तक डिल्यूजनल है। जितने भी मैंने आपको वो टाइटल्स बताए थे कि कैट की ये जॉब है, नहीं, कैट की सिर्फ एक जॉब है कि वो डिल्यूजनल है, कि उनको लगता है कि वो दुनिया की क्वीन है, कोई विच है, बट इन फैक्ट वो सिर्फ एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन है जिसका बहुत सारा क्रेडिट उनके बचपन पे और ayahuasca के यूजेज पे जाता है। एंड ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स शायद उनको पहले भी थी, कि उनको लगता था कि उन्हें वॉइसेस सुनाई दे रही है ऑल, पर फिर वो एक इतने बुरे चाइल्डहुड के साथ गई हैं कि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, उनका कभी इलाज भी नहीं हो पाया। एंड देन उन्होंने ये सब सब्सटेंसेस लेना स्टार्ट कर दिए। आई डोंट नो व्हाट, पर ये सब का जो एक मिक्सचर बनाना, उसकी वजह से कैट आज वो इंसान बन गई जो वो है। इस वजह से कैट ने 2-4 लोगों की तो पर्सनली, बट वैसे इन जनरल बहुत लोगों की लाइफ को काफी बुरी तरीके से इफेक्ट करा है। एंड ये स्टोरी की जब मैं ये केस का रिसर्च कर रही थी, जब मैं खुद वीडियोस देख रही थी या पढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था कोई इतना ज्यादा किसी के ब्रेन के ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। मतलब मैं तो एज अ पर्सन किसी से ये काम करवाऊं भी तो भी मुझे काफी कन्विंस करना पड़ेगा। मे बी अगर एज एक नॉर्मल इंसान भी किसी दोस्त, भाई, रिश्तेदार, लेट अलोन एक स्ट्रेंजर से कुछ करवाना चाहता हो, तो शायद उन्हें पर्क्स दिखाने पड़ेंगे कि अगर ये कर देगा तो चल मैं ये कर दूंगा, या कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। कैट तो कुछ इंसेंटिव ही नहीं दे रही थी, कैट तो बस आपको मैनिपुलेट कर रही थी, और फिर भी स्ट्रेंजर्स, मतलब पूरे एकदम अनजान, कोई बहन भाई कुछ भी नहीं, स्ट्रेंजर्स उनकी बातों में फंस रहे थे। एट दिस पॉइंट आई बिलीव ये केस पढ़ने के बाद, ये इतना ज्यादा अनबिलीवेबल केस है, मुझे लगता है कैट बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, और अगर वो अपनी ये स्मार्टनेस, अपनी ये विटनेस, अपने ये दिमाग को सही जगह पे इस्तेमाल करती तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती थी। बट वो एक लेजी ह्यूमन थी जो खुद काम नहीं करना चाहती थी, सिर्फ लोगों को बॉस अराउंड करना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा नार्सिस्टिक थी, उनको मेंटल प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करा जिसकी वजह से उनका ब्रेन एक्चुअली खराब हो गया, स्प्लिट हो गया, डैमेज हो गया। एंड जो भी वो बोलती हैं, आई बिलीव कि उनको सच में लगता है सच है, बट इट्स नॉट ट्रू। कुछ भी सच नहीं है। ये एक ऐसा केस है जो मेंटल इलनेसेस और पता नहीं विचक्राफ्ट, वूडू, इन सबको कंबाइन करता है, एंड बहुत अनबिलीवेबल है। मतलब मुझे एज अ केस, जब मैं हॉरर स्टोरी सुनाती थी, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं मिस्ट्री, थ्रिलर, केसेस पे भी ज़्यादा फोकस करूँ, एंड मैं हॉरर और मिस्ट्री और थ्रिलर सब कुछ अपने पेज पे लाऊं। तो जब मैं ऐसे यूनिक केसेस के बारे में रिसर्च करी थी, एंड जब मुझे ये कैट का केस पता चला, आई वॉज लाइक कि मुझे ये रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। दिस इज इट्स सो माइंड बेंडिंग इन अ सेंस कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कोई इंसान इतना ज़्यादा डिल्यूजनल, मैनिपुलेटिव और स्मार्ट एक ही टाइम पे कैसे हो सकता है। एनीवेज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स छोड़ के ये तो पक्का बताना कि आपको कैट के बारे में क्या लगता है, एंड ऑल्सो ये बताना कि आपको हॉरर स्टोरी ज़्यादा पसंद है या मिस्ट्री थ्रिलर केसेस ज़्यादा पसंद है, रियल लाइफ केसेस ज़्यादा पसंद है, सो दैट मैं अपने चैनल पे वो वीडियो ज़्यादा ला पाऊँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।